होमवर्क तो नहीं करना और लेक्चर नंबर आज कौन से? लेक्चर नंबर 7 लेक्चर नंबर 7 है। 6 में हमने होमवर्क डिस्कस किया और अपलोड हो चुके हैं 5 6 में हमने होमवर्क अपलोड किया था, वो डिस्कस किया था, वो रिकॉर्ड नहीं किया था। वैसे चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 7 है और इसके अंदर हमने डिस्कस आज करना है कॉस्ट बिहेवियर को। अब कॉस्ट बिहेवियर में हमने कल एक हेडिंग दी थी कि मेन हमारा फोकस जो है या जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो है ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमारा मेन इसमें क्या होगा कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करना है। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि ब्रेक इवन हम किसे कहेंगे? नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। या ये हम कहेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, तो मतलब लॉस नहीं है वहां पे। अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो प्रॉफिट होती, अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो लॉस होता। लेकिन जब वो प्रॉफिट इज इक्वल टू है ही 0, तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं आ रहा। तो वो ऐसी सिचुएशन जहां प्रॉफिट 0 के इक्वल होगा उसको भी हम क्या कहेंगे? ब्रेक इवन कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 0, जहां पे रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों आपस में इक्वल हो, या रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करें और आंसर 0 आए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। अगर ब्रेक इवन पॉइंट में हमें यह पता है कि प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन में क्या होता है? 0 होता है। प्रॉफिट क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो भाई प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो बता सकते हैं कि प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। उतर मैं अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं क्यूएमएस पढ़ा रहा हूं। अकाउंटिंग में आप ये कह सकते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंस, वर्डिंग डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, आएगा प्रॉफिट ही, लेकिन क्यूएमएस में हम क्या कहेंगे? वो इनकम कहां से आई? चीजों को बेच के आई। चीजों को बेचना बेसिकली रेवेन्यू जनरेट किया। तो यहां पे क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस, अब एक्सपेंस आपने बोला, एक्सपेंस किस चीज का? उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया था। ये तो अकाउंटिंग के इक्वल है, मतलब अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये चीजें जो बेच के आपने रेवेन्यू कमाया, वो चीजें जब आप बनाएंगे तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो क्या कहलाएगी? वो आपका एक्सपेंस एक तरह का होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू माइनस करेंगे, आंसर जब 0 के इक्वल आएगा तो क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। अगर पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा और अगर नेगेटिव होगा तो लॉस हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि सेल रेवेन्यू, मतलब यहां पर कितनी सिचुएशन बन गई? 3। एक क्या जी? सेल रेवेन्यू अगर बराबर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? ब्रेक इवन की। ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? ब्रेक इवन की कहलाएगी कि यहां पे ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर सेल रेवेन्यू ज्यादा आ जाए, और किससे जी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, यानी कि जितने की चीजें तैयार हुई
उतने से पैसे ज्यादा मिल गए, मतलब जब चीजें बेची तो पैसे ज्यादा मिले, तो मतलब कि आपको भी कोई प्रॉफिट हुआ होगा। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? प्रॉफिट। जिसमें आपने चीजें बेची और सेल रेवेन्यू ज्यादा, और जितने की आप खरीद के लाए थे या बनाई थी वो कम, तो मतलब आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें सेल रेवेन्यू लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या हो जाएगा? लॉस। ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? लॉस कहेंगे। हमने कौन सी पढ़नी है? ब्रेक इवन वाली। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमें डिस्कस करना पड़ सकती है, प्रॉफिट भी लॉस भी ये करना पड़ सकता है, लेकिन हमने कौन सा पढ़ना है? ब्रेक इवन वाला। सबसे पहले ब्रेक इवन, जब हमें पता चल गया कि प्रॉफिट जीरो होगा तो ब्रेक इवन आ जाएगा, लेकिन इसमें एक टर्म यूज हुई कि रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करना। तो भाई रेवेन्यू की वैल्यू कहां से आएगी? रेवेन्यू कैसे निकाला जाएगा? तो बता सकते हैं रेवेन्यू कैसे निकाला जा सकता है? भाई उसको उलट भी कर देना। रेवेन्यू होता क्या? चलिए बता। सेल से जो पैसा आता है वो रेवेन्यू कहलाता है। वो किस हिसाब से आएगा? जितना हम बेचेंगे। क्या? यूनिट्स। जितने यूनिट्स हम बेचेंगे और जितने का एक यूनिट बेचेंगे। अगर तो सिमिलर प्रोडक्ट हुई तो नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट, कि अगर हमने 10 यूनिट बेचे और एक यूनिट बेचने की एक कितने का यूनिट बिका, तो 10 इनटू प्राइस पर यूनिट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? रेवेन्यू आ जाएगा। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला बनेगा सेल रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि भाई आपने 20 यूनिट बेचे। कितने यूनिट बेचे? 20। और एक यूनिट बिकता है 5 रुपए का, तो आपके गले में कितने पैसे आए होंगे? 100 रुपए। कैसे? भाई आपने 20 यूनिट बेचे और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? प्राइस कितनी है? 5। तो ये कितना बना? 100। ये आपका क्या कहलाएगा? सेल्स रेवेन्यू कहलाएगा। अगर ऐसी ही एक और प्रोडक्ट को जो कि आपने बेची 5 और उनकी कीमत थी 60 रुपए, तो कितना हो जाएगा? 300। तो टोटल रेवेन्यू कितना बन गया? 400। ये आपके पास क्या कहलाएगा? सेल रेवेन्यू कहलाएगा। ये सिमिलर प्रोडक्ट और हर प्रोडक्ट की प्राइस सेम, ये सिमिलर प्रोडक्ट और हर प्रोडक्ट की प्राइस सेम। तो हमारे पास जितने यूनिट बेचे होंगे और जितने का एक यूनिट बेचा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, वो सेल रेवेन्यू कहलाएगा। अब जब सेल रेवेन्यू की अमाउंट आ जाएगी, जैसे कि ये 400 आया, इसमें से माइनस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। अब कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? अब अगला कॉन्सेप्ट है जी कि कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। चलिए जी, रेवेन्यू तो निकाल लिया, अब कॉस्ट को कैसे निकालें? कॉस्ट टोटल कितनी तरह के हो सकती है? जी, किसी चीज को खरीदेंगे कॉस्ट कितनी, मतलब अगर क्लासिफाई करें तो कितनी हो सकती है? दो। कौन कौन सी? ओरिजिनल और डुप्लीकेट। जी, फिक्स्ड और वेरिएबल। और क्या वेरिएबल भी फिक्स ही होती है? जी, और ये दो तो हो गई, दोनों को जमा कर देंगे तो टोटल कॉस्ट 3 हो गई। अगर किसी एक में चेंज आने से दूसरे में चेंज आने तो मार्जिनल भी हो गई।
एवरेज ले लें, सब पे यूनिट पे डिवाइड कर दे तो एवरेज कॉस्ट भी हो गई। तो मतलब कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हमने कौन सी पढ़नी है, हमने यहाँ पर ये देखना है कि कॉस्ट असल में उस यूनिट पे बनाने के लिए लगेगी कितने की, तो वो टोटल कॉस्ट ही देखेंगे। जबकि टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट को मिला के बनता है। टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट आएगी, एक फिक्स्ड कॉस्ट आएगी और प्लस क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब कॉन्सेप्ट ये कि सर फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? जी 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 सही बोल रहे थे। चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, जो कॉस्ट आपने पीरियोडिकली पे करनी है वो क्या कहलाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट रिमेन सेम फॉर द पीरियड इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल। चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, जो आपने पीरियोडिक कोई भी पेमेंट या आपने कोई कॉस्ट लगाई या अगर होती है तो वो क्या कहलाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल रेंट या सैलरीज, ये बेसिकली आपके पास कौन सी कॉस्ट कहलाती है? फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, जिस फैक्ट्री को आपने रेंट पे लिया है उसका रेंट आपने हर सूरत पे करना ही करना है, चाहे यूनिट वहां बने या ना बने। जैसे कि अगर आपने कोई हॉस्टल में एक रूम ले लिया या एक सीट ले ली है, आप 15 दिन यहाँ रहे, 15 दिन घर रहे, क्या आप रेंट 15 दिन का पे करेंगे? नहीं। वहां आप रहें या ना रहें, आपने पीरियड की पेमेंट क्या करनी है? पूरी करनी। और आपको पता है कि मैंने इतनी हर सूरत करनी है, तो वो क्या कहलाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। अब फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी। ये बेसिकली क्या कहलाएगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड हमेशा क्या रहेगी? सेम। अगर मैं ये कहूं कि पर यूनिट के हिसाब से इसका क्या होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के साथ चेंज होगी या नहीं? जी वॉइस वाली सर, टोटल में तो चेंज नहीं होगी, चाहे यूनिट बने या ना बने, वो तो देनी ही देनी है। हमने कहा यार ये तो हमने हर सूरत पे करनी ही करनी है। लेकिन जब हम यूनिट बनाए तो हम ये भी तो देखें कि भाई अगर कम यूनिट बन रहे हैं तो उनके ऊपर ये वाला खर्चा कितना आता है, अगर ज्यादा यूनिट बन रहे हैं तो फिर खर्चा कितना आता है। बेसिकली ये खर्चा उन यूनिट को बनाने के लिए ही तो कर रहे हैं हम। ये जो अगर गोडाउन या कोई फैक्ट्री रेंट पे ली है तो ये प्रोडक्शन के लिए ही ली है। अब अगर यूनिट उसमें कम बनते हैं या ज्यादा बनते हैं, ये पे तो पूरा ही करना है, लेकिन पर यूनिट के ऊपर कितना कितना आएगा, ये जब हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो क्या कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। चले इतना तो समझ आया कि आएगा। अब किस वे में आएगा? अगर यूनिट बढ़ेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कम हो जाएगी? हैंड रेज करें, हैंड रेज। ऐसे नहीं ऊंचा
और कितने बच्चे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि अगर यूनिट बढ़ेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी पर यूनिट। इतने कॉन्फिडेंट हो के गलत जवाब दे रहे हैं। भाई देखें फॉर एग्जाम्पल, पहले बच्चों की रीजन बताने लगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया था कि अगर पर यूनिट बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब अगर यूनिट बढ़ेंगे प्रोडक्शन होगी तो उसके प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बट टोटल में क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड सेम है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, टोटल वाली वेरी नहीं करती। अब वो कैसे वेरी करेगी? अब मैं अगर कहूं कि आप में से किसी एक लड़के ने एक पूरा रूम ले लिया रेंट, 20,000 का एक रूम मिल गया, चलिए जी फ्लैट ले लिया, 50,000 का मिल गया, 50,000 वाली एग्जांपल कर लेते हैं, 50,000 में उसने फ्लैट ले लिया। अब अगर एक बंदा वहां रहेगा तो वो कितना पे करेगा, 50,000 फॉर द पीरियड भी, और पर पर्सन भी और फॉर द पीरियड भी, पूरे पीरियड के लिए टोटल भी 50,000 और एक पर्सन भी कितना पे करेगा, 50,000। अब इस भाई ने कहा यार मेरे पास फ्लैट है तो आप भी मेरे पास आ जाए, हम बैठ के पढ़ लिया करेंगे। अब क्या हुआ कि साथ वाले ने कहा ठीक है यार मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ। अब टोटल में ऑनर को रेंट कितना देगा, 50,000। आप कितना देंगे, 25,000। आप कितना देंगे? तो यूनिट बढ़ने से पर यूनिट क्या हुआ, हो गया कम। अब इन्होंने कहा यार अभी भी 25 हम स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि क्लास में से कोई 3-4 दोस्त और ले आते हैं। अब रूम में 5 लोग हो गए, ऑनर को अभी भी फ्लैट का कितना टोटल में दे रहे हैं, 50, और पर यूनिट पर स्टूडेंट कितना दे रहा है, 10,000। जैसे ही यूनिट बढ़ते गए पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। फिर उन्होंने कहा यार अभी भी ज्यादा है, फिर उन्होंने क्या किया, 10 लोग रख लिए। फ्लैट है ना, एक कमरे वाला नहीं होगा, 2 वाला होगा। अब क्या हुआ कि 5-5 हजार पे, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, तो इन टोटल हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये इन टोटल है, ये इन टोटल है। और अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरी बिग प्रोडक्शन लेवल। अब प्रोडक्शन लेवल के साथ ये वेरी करती है, कैसे वेरी करेगी ये देख लेते हैं। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये ज्यादा फायदा आपको देगा सीएमए में जब आप जाएंगे तो वहां पे। अब हम ये अगर इनका रिलेशन बनाएंगे, इनका रिलेशन क्या बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का रिलेशन क्या है, इनवर्स है प्रोडक्शन के साथ। और टोटल का क्या है, डायरेक्ट। इसने बोला नो रिलेशन, चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तो जानी ही जानी है, लेकिन टोटल में वेरिएबल में क्या होगा उसका रिलेशन है, और क्या है, इनवर्स रिलेशन है। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, और अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ इसका एक चीज लिख दूं, नो रिलेशन। टोटल के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। और यहां पर जो हमने लिखी है ये टोटल ही लिखी है बाय डिफॉल्ट, ये भी टोटल और ये भी टोटल। अब आगे बात वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हुई,
पहले तो देख लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट इसे कहेंगे जो चेंज होगी किसके साथ? टोटल प्रोडक्शन के साथ। यहाँ पर था कि वो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज नहीं होगी। ये कॉस्ट इंक्रीज या वेरी विद प्रोडक्शन लेवल। वेरिएबल कॉस्ट इसके अगर डेफिनेशन देखें तो ये क्या आ जाएगी? वेरी विद प्रोडक्शन लेवल। ये प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज होगी। जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज होगी ऐसी कॉस्ट को क्या कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी बेसिकली। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी कैसे? अगर मैं ये कहूं कि भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होगी या कैसे निकाली जाएगी? जैसे सेल रेवेन्यू निकला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? भाई जितने यूनिट बनाए जाएंगे उतने यूनिट और एक यूनिट पे बनने वाला खर्चा वो क्या कहलाएगा? उससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि भाई आप वॉल पेंट बोर्ड मार्कर बनाते हैं, अब इन बोर्ड मार्कर को बनाएंगे तो खर्चा होगा, नहीं बनाएंगे तो खर्चा नहीं होगा। लेकिन जिस फैक्ट्री में इसे बनाएंगे वहां अगर बोर्ड मार्कर नहीं बनाएंगे तो एक खर्चा फिर भी होगा। कौन सा? रेंट का। और रेंट क्या? फिक्स कॉस्ट। वो खर्चा तो होगा चाहे आप बोर्ड मार्कर बनाए चाहे ना बनाए। लेकिन अगर आप बोर्ड मार्कर बनाते हैं तो साथ एक और खर्चा भी होगा। वो खर्चा कौन सा होगा? वेरिएबल का। अब मैं कहता हूं कि एक बोर्ड मार्कर बनता है 20 रुपए का, तो एक 20 रुपए का बनेगा तो मैं कहता हूं 5 बनाए तो कितना खर्चा हुआ? 100। तो ये कैसे आपने निकाला कि एक अगर 20 रुपए का बनता है तो हमने कितने बनाए? 5। तो ये क्या बन गया? 100 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ये प्रोडक्शन होगी तो अकर करेगी, नहीं होगी तो अकर नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा वेरी विद प्रोडक्शन लेवल। होगी तो आएगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो नहीं आएगी। तो फिर उस वक्त जब प्रोडक्शन लेवल वेरिएबल कॉस्ट की 0 होगी तो तब जो टोटल कॉस्ट आपको दिख रही होगी वो सिर्फ किसकी होगी? फिक्स कॉस्ट होगी। When the production level is equal to 0, then the total cost is equal to fixed cost. जब प्रोडक्शन लेवल 0 होगी तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट वहां 0, मतलब 0। तो उस वक्त जो कॉस्ट होगी वो किसकी होगी? फिक्स कॉस्ट की। मैंने हिंदी में बोला है। तो वो उस वक्त जो फिक्स कॉस्ट होगी वो चाहे प्रोडक्शन लेवल हो या ना हो, उस वक्त जो कॉस्ट होती है वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट की होती है। तो वो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बन जाएगा। तो अगर हम यहां से एक और नतीजा निकालें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट में अगर टोटल कॉस्ट पहले से ज्यादा हो जाए तो फिर वो किसकी वजह से होगी? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होगी, क्योंकि फिक्स तो सेम रहेगी। और फिर अगर वो टोटल कॉस्ट में इजाफा होना शुरू होगा तो वो किसकी वजह से होगा? वेरिएबल की। और वेरिएबल में भी किसकी वजह से होगा? नंबर ऑफ यूनिट या प्रोडक्शन लेवल के ज्यादा होने से। तो अगर मैं ये कहूंगा कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी हमेशा एक यूनिट की क्या रहेगी? सेम। और अगर ये बढ़ेगी तो फिर नंबर ऑफ यूनिट के साथ ही बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ेगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं, सेम। फिक्स कहेंगे तो यहां पर उलझा जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, वहां क्या रहेगी? सेम। यहां क्या थी? फिक्स कॉस्ट जो पर यूनिट थी वो चेंज थी, उसका रिलेशन इनवर्स था। वो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज हो रही थी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वाली, लेकिन टोटल में फिक्स कॉस्ट क्या थी?
सेम। इसी तरह टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगी नंबर ऑफ यूनिट से। कम बनेंगे तो कम होगी, ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा होगी, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम। ये सेम रहेगी तो फिर इनका कोई रिलेशन बनेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नंबर ऑफ यूनिट के साथ कोई रिलेशन बनेगा? बनेगा, डायरेक्ट बनेगा। नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। कैसे? अब देखें, जब बोर्ड मार्कर बनाए 20 रुपए का एक बनता है, जब 5 बनाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 100। जब आपका बोर्ड मार्कर 20 रुपए का एक बनता है और आपने बनाए 10 तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 200। अब अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट देखें तो रिमेन सेम, बट प्रोडक्शन लेवल के इंक्रीज होने से आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। 100 से कहां पे आ गई? 200 रुपए पे, क्योंकि यहां पर यूनिट क्या हो गए? ज्यादा। तो जितनी प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उतनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इनका आपस में रिलेशन क्या हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद प्रोडक्शन लेवल, ये तो ऊपर कर चुके हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज with increase in production level, increase in production level। मतलब प्रोडक्शन लेवल अगर बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा? साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट आप मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट टोटल में क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। अगर अभी भी एग्जांपल समझ नहीं आई तो फिर रियल एग्जांपल दे देता हूं कि आप में से कोई एक बचा। किसको समझ नहीं आई अभी तक? आपको नहीं। अब इसमें अगर आप फूडी मूडी पे जाएं, भाई खाने पीने की अशिया हैं, फूडी मूडी पे जाएं तो वहां से आपको एक बर्गर उनका मिलेगा 450 या 550 का। 450 का लगा दे। मैं कहते जय जी मेरे लिए एक बर्गर ले आए। अब एक बर्गर कितने का मिलेगा आपको? 450 का। अब एक बर्गर की कॉस्ट कितनी? 450। टोटल में भी कितनी बनी? 450। मैंने कहा अच्छा अपने लिए भी एक ले लिया। पैसे आपने ही देने, मैं नहीं दे रहा। अपने लिए भी एक ले लेना। आपने कहा कि 2 बर्गर कर दो। टोटल कितना बना? 900। जबकि एक बर्गर कितने का? 450 का। यूनिट के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। मैंने कहा 3 ले आना। अब कितने हो गए? 1350। टोटल बढ़ गए, पर यूनिट 450, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ाने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। अब समझ आई? अभी तो मैंने मंगवाई भी नहीं। अब यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? प्रोडक्शन लेवल के साथ। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी और पूरे पीरियड की कॉस्ट जो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी सेम रहेगी। वो पर यूनिट के इंक्रीज होने से फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और यहां पर लेवल यानी कि आपके पास जो है प्रोडक्शन लेवल के इंक्रीज होने से आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होके निकलेगी। क्लियर है? इसके बाद अब इनके हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। टाइम कितना हो गया? 41। अभी रिपोर्ट आई। प्रोडक्शन लेवल और कॉस्ट। अब इसमें मैं ये कहूंगी भाई मेरे पास एक कर्व है, ये कर्व, ये जो कर्व है ये बताएं किस चीज का है?
फिक्स्ड कॉस्ट का, लेकिन कौन से वाली, पर यूनिट या टोटल? पर यूनिट। अरे लैपिंग करते ओ भाई, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? वो तो प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने से कम होगी, उसका तो इनवर्स रिलेशन है, तो वो तो कोई लेफ्ट से राइट कोई ऐसी लाइन जो डाउनवर्ड आएगी वो तो उसका बनेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपस में रिलेशन इनवर्स। यहां प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो, कॉस्ट क्या है? सेम। तो ये वो है कॉस्ट रिमेन सेम फॉर द पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल। करें या ना करें प्रोडक्शन, लेकिन आपकी कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व होगा। लेकिन ऐसा ही कोई कर्व और भी होगा, वो किसका होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट खरीदे तो भी कॉस्ट इतनी, दो खरीदे तो भी कॉस्ट इतनी, तीन खरीदे तो भी। हमने खरीदे अभी तक तीन ही थे, तो कॉस्ट फिर भी हर एक की कितनी पड़ रही थी? 450 450 450। तो 450 वाली लाइन चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ यूनिट या प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा। तो यही सेम ऐसी डायग्राम अगर आपको नजर आए तो वो किसकी हो सकती है? साथ में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर है? अच्छा, एक और डायग्राम। ये डायग्राम किसकी? ये डायग्राम किसकी होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट। ये सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट की है कि प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो जो कॉस्ट बढ़ रही है और नंबर ऑफ यूनिट के साथ बढ़ रही है, तो वो क्या है आपके पास? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होगा। और अगर कोई ऐसा कर्व आ जाए तो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होगी? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होगी कि भाई जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये यूनिट बढ़े, पहले 1 से 2 हो गई तो कॉस्ट वहां से डिक्रीज हो गई, फिर मजीद क्या हुआ? कॉस्ट डिक्रीज हो गई तो यूनिट बढ़ गई। तो ऐसी कॉस्ट, ऐसी कर्व को क्या कहेंगे? फिक्स कॉस्ट पर। यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या है? प्रोडक्शन लेवल। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3। यहां पे पहले 1 यूनिट बनता था तो कॉस्ट लगती थी 10 रुपए। अब 2 यूनिट बने तो कॉस्ट कितनी हो गई? 8। 3 यूनिट बने तो कॉस्ट कितनी हो गई? 6। तो जो प्रोडक्शन के बढ़ने से कॉस्ट कम होगी वो कॉस्ट क्या कहलाती है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे कर्व को क्या कहेंगे? फिक्स कॉस्ट पर। जब इनवर्स रिलेशन है तो इसका मतलब है लेफ्ट से राइट उसका कर्व डाउनवर्ड। जब डायरेक्ट रिलेशन है तो लेफ्ट से राइट उसका कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब नो चेंज तो मतलब क्लियर है? अब यहां से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा, यहां से टोटल फिक्स कॉस्ट निकलेगी, दोनों को ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट बनेगी, जो कि आगे यहां पे पुट करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे और आंसर प्रॉफिट के। मतलब अगर 0 निकला तो ब्रेक इवन, और अगर 0 ना निकला तो फिर क्या कहलाएगा? या प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। क्लियर है जी? सैलरी बताइए। सैलरी में मैं वेजेस की बात नहीं कर रहा। वेजेस है काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं करेगा तो नहीं मिलेंगे। सैलरी में ये है कि पर मंथ फिक्स हो गई है। आप पूरा माह काम करेंगे तो आपको पूरे माह के एंड पे पैसे मिल जाएंगे। अंदर आपकी ऑफ भी आ रहे हैं, आपने छुट्टियां भी करनी है, लेकिन आपको पैसे पूरे मंथ के मिलेंगे। तो उसमें ये है कि आप वहां पर यूनिट बनाएं या ना बनाएं, आपको क्या मिलेंगे? पैसे पूरे मिलेंगे। आपका बैच आए या ना आए, मैं क्लासेस पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं,
मेरी सैलरी फिक्स है, मैंने उनसे अपने पैसे लेने हैं, उनसे क्लासेस पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, मैंने पैसे लेने, तो ये फिक्स है। लेकिन अगर मेरा ये कहें कि सर हम सोच रहे हैं कि आपकी कॉस्ट हमें बच्चों पे कितनी पड़ती है, तो फिर ये देखेंगे कि यार बच्चे तो 2-3 आए, तो बच्चे कम हैं, पीछे महंगा पड़ रहा है, तो वो किस वे में देख रहे हैं, वो पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि ये महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है, तो वो पर यूनिट पे ला के देख। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इनके बाद हम इनके फंक्शन पढ़ लेते हैं। मैं फंक्शन इनके यहीं पे लिख देता हूँ तीनों पे, ताकि एक ही जगह पे सारा नोट करें। अब फंक्शन में सबसे पहले लिख लेते हैं रेवेन्यू का। फंक्शन में सबसे पहले रेवेन्यू का कर लेते हैं। रेवेन्यू का फंक्शन, अब रेवेन्यू कैसे निकलता है? हमने अभी ये देखा था कि भाई टोटल रेवेन्यू बराबर किसके है? टोटल रेवेन्यू, जो मैंने अभी फॉर्मूला यहां से माइनस किया है, टोटल रेवेन्यू में क्या था? सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट। अब मैं अगर ये कहूं कि भाई सेल प्राइस पर यूनिट है 10 रुपए, आगे अगर मैंने ये x लिख दिया तो ये बेसिकली क्या शो करवा रहा है? नंबर ऑफ, और ये प्राइस पर यूनिट सोल्ड। अब अगर आपको कुछ इस तरह से नजर आए 10 into x और ये टोटल रेवेन्यू के साथ नजर आए, तो इसका मतलब है कि ये 10 यूनिट, 10 रुपए के एक यूनिट बिकता है, और x से मुराद है कि जितने भी यूनिट होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा? टोटल रेवेन्यू। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया कि यहाँ पे लाजमी नहीं कि 10 रुपए हर दफा हुआ करेगा, ये मैंने अपनी तरफ से भी वैल्यू ली है। अगर वो एक यूनिट 20 रुपए का बेचता है, नंबर ऑफ यूनिट नहीं बताता, तो फिर हम उसकी जगह x लिख देंगे। अगर बता देगा तो नंबर ऑफ यूनिट इससे मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू लिख देंगे। तो ये एक फंक्शन बन गया है कि इसमें जो वैल्यू नहीं होगी बेसिकली वो हमसे नंबर ऑफ यूनिट ही मांगेगा कि भाई मुझे कितने यूनिट बेचने चाहिए कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं, क्योंकि मसला तो यही होता है डिसीजन मेकिंग करते हुए कि भाई मैं कितने बेचूं कि मुझे नुकसान ना हो। तो वो नंबर ऑफ यूनिट कितने का बेचूं, हम कहते हैं इतने के इतने यूनिट बेच के देख लो आपको नुकसान नहीं होगा। ये एक फंक्शन बन गया, और इस फंक्शन में ये चीज क्या शो करवा रहा है? प्राइस पर यूनिट सोल्ड, और ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और ये फॉर्मूला ही है बेसिकली। इसके बाद दूसरा फंक्शन हम कर लेते हैं कॉस्ट का। कॉस्ट में भी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने कहा कि टोटल कॉस्ट का फंक्शन ये टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने अपनी तरफ से कोई भी रख ली है, मैंने कहा हम रेंट देते हैं गोडाउन का कितना? 35,000। हमने लेनी तो टोटल वाली है, वो तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अलग करके बता दिए कि वो तो हम जब खर्चा चीजों पे डिवाइड करेंगे, जब किसी प्रोडक्ट की कीमत सेट करेंगे तो हम देखेंगे भाई इसको बनाने के लिए फिक्स खर्चा भी तो इसी के लिए हुआ है ना, वो भी अंदर डाल के देखो कि ये हमें कितने का कॉस्ट करता है। वो तो एक कीमत सेट करने के लिए हम करेंगे, लेकिन फिक्स तो हमने रखना ही ना है, तो सारा ही खर्चा जाना तो यूनिट पे ही है ना। वो कम बने ज्यादा बने, एलोकेट कितना करना है, फिक्स जितना डिसाइड है 35 तो मैंने वो सारा लिख दिया। वो तो बाद में देखा जाएगा कि किस पे कितना कितना आएगा टोटल में कितना 35। ये क्या होगी? फिक्स कॉस्ट प्लस मैंने आगे लिख दिया जी कि 7 into x। अब इस 7 से क्या मुराद है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बर्गर, नंबर ऑफ यूनिट जितने भी यूनिट्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस पर बर्गर, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस
टोटल फिक्स कॉस्ट, दोनों जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा टोटल कॉस्ट। अगर आप यहाँ इस तरफ देखें तो क्या यही फॉर्मूला टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने नहीं किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए, तो वही मैंने फंक्शन में बना दिया कि ये तो 20 हर दफा सेम रहेगा, तो आप 20 इंटू एक्स कर दें, जितने यूनिट चेंज होते जाएंगे साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, उससे टोटल वेरिएबल निकल आएगा प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये एक फंक्शन बना दिया हमने। अब एक फंक्शन और, वो है प्रॉफिट फंक्शन। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये दोनों को एक दूसरे से माइनस करवा देंगे। अब ये फंक्शन बेसिकली वो कहे प्रॉफिट निकालने कितने यूनिट्स का, हमने इनटू एक्स लिख लिया, प्रॉफिट इनटू एक्स कितने यूनिट्स का प्रॉफिट निकालना है इज इक्वल टू, अब रेवेन्यू क्या है 10x माइनस, अब बेसिकली ये मैंने क्या लिखा है टोटल रेवेन्यू, ये मैंने क्या लिखा है टोटल रेवेन्यू। एक यूनिट इतने का बिकेगा और जितने यूनिट होंगे वो साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा माइनस इनटू फिक्स्ड। अब टोटल कॉस्ट को इसमें से क्या कर दूंगा माइनस, क्योंकि रेवेन्यू में से कॉस्ट को क्या कर देना है माइनस। अब कॉस्ट में से माइनस करूंगा तो ये कॉस्ट का फंक्शन क्या है 35,000। ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, मैं जस्ट इमेजिनरी डाटा लेके वैल्यूज को लिख रहा हूं, प्लस 7x। अब ये आपके पास सारा फंक्शन क्या है टोटल कॉस्ट का। अब टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट। अगर जीरो आएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव में वैल्यू चली जाएंगी तो लॉस हो। क्लियर है फंक्शंस? चलिए, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।